हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का ये जो हम लोग सीरीज शुरू किए थे, उसमें हम लोग वास्तविक संख्या तक कवर किए थे। वास्तविक संख्या को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, उसका प्रश्नावली भी करा दिया था। आज बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद। एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे बहुपद के बारे में, ठीक है ना? ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, आइए। तो बहुपद में बहुत सारे बेसिक चीज होती है जो हमें पहले समझना पड़ेगा, तब जाके ना हमारा वो चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहला चीज है बाबू, चर और अचर। एक तरफ है अचर, दूसरे तरफ है चर। आइए हम लोग इसका अर्थ समझते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताइएगा। हम लेकर गए हैं गाय या भैंस या बकरी या कोई कुत्ता, इन सबको ले गए एक खेत में या एक फील्ड में छोड़ दिए हैं। तो आप बताइए, ये एक जगह रहने वाला है सब? अभी यहां है तो कुछ देर में यहां होगा, कुछ देर में यहां होगा, कुछ देर में यहां होगा, कुछ देर में यहां होगा। यानी चरते रहेंगे, इधर उधर चलते रहेंगे, ठीक है ना? यानी इनका स्थान फिक्स नहीं है, इनका जगह फिक्स नहीं है। ठीक उसी तरह मैथ में ना कुछ चीजें ऐसी है ना जिनका मान फिक्स नहीं है, उनका मान बदलता रहता है, उनका मान बदलता रहता है। जिनका मान बदलता रहता है ना, उसे हम कहते हैं चर। मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है। यानी चर का मान ना फिक्स नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, बदलता रहता है। जैसे गाय भैंस बकरी कुत्ता को छोड़ दीजिएगा ना बाबू, एक चिड़िया को भी छोड़ दीजिएगा ना, तो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ। यानी उनका जगह फिक्स नहीं है। तो मैथ में भी कुछ ऐसे संख्याएं जिनका मान फिक्स नहीं है, वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो उनको हमने एक नया नाम दे दिया है और वो नाम है चर। कौन नाम है बाबू? चर। चर क्या होता है? तो जिसका मान बदलता रहता है वो चर कहलाते। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, मैं तुमसे पूछता हूं, सत्य का उल्टा बताओ क्या होता है? सत्य का उल्टा, तो आप बोलेंगे सत्य का उल्टा तो सर असत्य होता है। बहुत बढ़िया। सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य होता है। यानी जिसमें अ लगता है ना, ठीक उसका उल्टा अर्थ हो निकलता है। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? अचर। तो चर में क्या था? मान बदलता रहता है। चर में क्या था? मान बदलता रहता है। तो ये क्या है? अचर। यानी अचर में मान क्या होगा? बदलेगा नहीं। यानी अचर में क्या होगा? मान स्थिर रहेगा। मान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। मान बदलेगा नहीं, इसका मान नहीं बदलने वाला है। मान नहीं बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। चर में क्या है? चर में मान बदलता रहता है। जैसे आप देखिए, अभी तक आपने एक्स का मान कितना बार अलग अलग निकाला होगा, वाई का मान अलग अलग निकाला होगा, जेड का मान अलग अलग निकाला होगा। अब बहुत सारे जब वृत्त का क्वेश्चन किए होंगे, कभी परिधि निकाले होंगे, तो हर बार ना परिधि अलग अलग आया होगा, क्योंकि उसमें त्रिज्या बदलता रहता है। तो त्रिज्या भी क्या है बाबू? चर है। आपका परिधि भी क्या है? चर है। ये सब बदलते रहते हैं। तो ठीक। अब अचर में कौन आएगा? जैसे मान लीजिए अगर 5 बोल दिए, तो क्या 5 बदलने वाला है? इसका वैल्यू बदलेगा बाबू? नहीं ना बदलेगा। मैंने बोल दिया पाई, बताओ तो पाई, पाई का मान हर कोई बताता है कि सर पाई का मान क्या होता है? 22/7। तुम किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, हमेशा वो लोग बोलेंगे कि पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो ये तो मान फिक्स है, इसका मान बदलने वाला नहीं है। तो जिसका मान नहीं बदलता है ना, उसको कहते हैं अचर, और जिसका मान बदलता रहता है उसको कहते हैं चर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि चर और अचर में फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलो देखना। अब चैप्टर जो था, चैप्टर का नाम ही क्या था लाडले? बहुपद। तो चलो पहले हम लोग समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं ना, बहुपद क्या है। तो बाबू,
बहुपद, बहुत ज्यादा पद होंगे ना। लेकिन इसका परिभाषा पहले समझते हैं। देखो, जब किसी बीजीय व्यंजक में जो चर है, हमें किससे मतलब है? चर से। हमें अचर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है चर से। तो जो हमारा चर है ना, उस चर का घात, चर का घात, ठीक है लाडले, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इस तरह का हो, मतलब जैसे कि पूर्ण संख्या हो। जो चर होगा ना, उस चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो उससे ही हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यानी जो चर होगा ना, चर का घात 0 हो जाए, बहुपद है। चर का घात 1 हो जाए, बहुपद है। चर का घात 2 हो जाए, बहुपद है। 3 हो जाए, बहुपद है। 4 हो जाए, बहुपद हो जाए। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर सिर्फ यही होना चाहिए, दूसरे भाषा में कहा जाए, दूसरे भाषा में बाबू, तो देखो, जो हमारा चर है ना, चर का घात बोला है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब कि माइनस में नहीं होना चाहिए। चर का घात हमेशा प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बोला है ना कि चर का घात न बट्टा में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? बट्टा में। जैसे घात 1/2 न हो, 2/3 न हो, 3/5 न हो, 1/8 न हो। इस तरह का जो चर होगा ना, बहुपद में जो हमारा चर होगा, उस चर का जो घात होगा वो बट्टा में नहीं होना चाहिए। तीसरा ना, जो चर चर है ना बाबू, चर चर वर्गमूल या घनमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर 3 भी रहेगा तो भी चलेगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का है ना, तो बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लो केवल रूट में x है ना, तो ये भी रूट वाला, यानी ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ना? जब आप इसको खोलेंगे ना, तो जानते हैं रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो मैंने बोला ना, चर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। चौथा देखो ना, जो चर है ना बाबू, चर, वो 1/2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1/2 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 1/x, 1/z, समझे ना, 2/z, इस तरह का अगर है तो वो बहुपद नहीं है। वो साधारण परिभाषा था कि जो भी हमारा बीजीय व्यंजक होगा, उसमें जो चर होगा ना, उसका घात पूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूर्ण। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर वर्गमूल के अंदर नहीं होना चाहिए, ये चर खुद बट्टा के अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो बहुपद नहीं होगा, और इस फॉर्म में होगा तो बहुपद का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुपद का अर्थ समझ में आया होगा बाबू। तो चलो अभी ना, अभी हम लोग सिर्फ परिभाषा समझे हैं। क्या समझे हैं? परिभाषा। जब तक एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे ना, क्लियर नहीं होगा कि एक होता क्या है। ठीक ना? तो चलो उदाहरण से हम लोग इसको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। देखना। देखो, जैसे ये देखो, मैंने बोला था ना, हमको अचर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है चर से। तो ये देखो, यहाँ पे चर कौन है? x। यहाँ पे चर कौन है? x। यहाँ, ठीक ना? तो जो चर का घात है ना, वो देखो तो पूर्ण, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? यहाँ पर कितना है? 1। देखो तो माइनस में नहीं है, बटा में नहीं है, वर्गमूल में नहीं है। तो इस तरह का ना बोलते हैं ये बहुपद है। जो चर है, चर का घात ना पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4। तो देखो तो ये सब पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। यानी ये भी क्या है? बहुपद है। अब आप कहेंगे सर, यहाँ पे तो बट्टा में है, तो बाबू बट्टा में क्या है? अचर है, संख्या है। चर से मतलब है, चर से मतलब है हम लोग को। ठीक है लाडले? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी चर जो है, चर ये दो चर में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स वाई स्क्वायर, ये दो चर वाला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। घात देखो तो, घात देखो तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है, यानी ये बहुपद है। ठीक, लेकिन अब इसको देखो, 4 नंबर का देखो, ये चर देखो, ये चर देखो, इसका ये तो पूर्ण है, लेकिन ये किस में आ गया? बट्टा में आ गया। बट्टा में आ गया, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। ठीक, ये देखो तो चर किसके अंदर आ गया? चर खुद वर्गमूल के अंदर है। तो मैंने बताया ना, जब चर वर्गमूल के अंदर हो तो बहुपद नहीं होता है। कोई पूछ दे क्यों नहीं होता है, तो आप बोलिएगा उनसे कि भैया जी, जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है? घात में 1/2 और ये प्लस में 7। तो देखिए तो घात बट्टा में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप बोलेंगे सर आ गया। आ गया तो ये बहुपद नहीं है। चलो ये देखो, ये है -6। ठीक,
तो आप बोलेंगे सर इसमें तो चर नहीं है। मेरे लाडले, बात को सुनना, कोई भी नंबर मिल जाए सब बहुपद होता है, ठीक है? अचर बहुपद है। कौन बहुपद है? अचर बहुपद। मैं आगे बताऊंगा। तो ये बहुपद है। ये कौन है? बहुपद है। कोई भी तुमको संख्या दे दे, जैसे मान लो मैं पूछ दिया 9 बहुपद है, तो बोलना हाँ 9 बहुपद है। मैंने बोल दिया 7 बहुपद है, बोलना हाँ 7 बहुपद है। मैंने बोल दिया -3 बहुपद है, बोलना हाँ -3 बहुपद है। ठीक है? अब ये देखो तो कह रहा है जेड, जेड प्लस 5 बटा जेड प्लस 1। तो देखो तो मैंने बोला ना कि चर बट्टा में नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो चर बट्टा में आ गया, इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। तो देखना कैसे, z प्लस ये 5, नीचे z का घात यहाँ पर कितना है? तो आप बोलेंगे 1 है, नीचे प्लस में है, कोई चीज नीचे का घात प्लस में है ना, तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो आ गया z के पावर -1 प्लस में 1। तो देखिए तो मैंने बताया ना कि घात ना माइनस में नहीं होना चाहिए, घात माइनस में आ गया है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब ये देखो तो खुद चर वर्गमूल और घनमूल के अंदर है। चल किसके अंदर बाबू? घनमूल के अंदर है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। आ रहा समझ में? ठीक है बाबू, आओ आगे देखते हैं। ये देखो ना, ये खुद 1/x² प्लस 2x+3, यानी खुद चर बट्टा में आ गया। जब चर बट्टा में आ गया तो बहुपद होगा ही नहीं, यानी ये बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। कह रहा है गुणांक। क्या बाबू? गुणांक। तो जब हम चर की बात करेंगे ना, तो जो चर के आगे जो संख्या होती है ना, वही गुणांक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, जैसे मान लो मैं लिखा हूँ 7x² माइनस 8x। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ x² का गुणांक, मैं पूछ रहा हूँ आपसे किसका गुणांक? x² का गुणांक। तो आप देखिए x² के सामने क्या है? तो आप बोलेंगे सर 7 है, यानी इसका गुणांक कितना है? 7 है। अगर मैं पूछता आपसे x का गुणांक, क्या पूछता बाबू? x का गुणांक, तो आप बताइए x के सामने कितना है? तो आप बोलेंगे -8 है, -8 है, तो हो गया -8। चलो अगला उदाहरण देखो, जैसे मान लो मैंने दे दिया 3/5 x³ माइनस 2/3 x² प्लस 1/3 x प्लस में 5। तो मैं अगर तुमसे कहूं कि x³ का गुणांक बताओ, इसका गुणांक बताओ x³ का, तो मेरे लाडलो देखो तो x³ के सामने क्या है? देखो तो आप बोलेंगे सर 3/5 है, 3/5 है, तो इसका गुणांक कितना हो गया? 3/5। अगर मैं आपसे कहता x² का गुणांक बताओ, इसका गुणांक बताओ बाबू x² का, तो x² के सामने कितना है? -2/3 है। अगर मैं कहता x का गुणांक बताओ, इसका गुणांक बताओ x का, तो x का सामने कितना है? 1/3 है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को गुणांक का अर्थ समझ में आ गया होगा। कितना इजी है गुणांक, जो बोलेगा ना उसके सामने वाली संख्या ले लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ना बहुपद का घात। तो चलो इसका बहुपद का घात देखते हैं। ठीक, बहुपद का घात का मतलब समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया है x³ प्लस में 5x² प्लस में 3x माइनस में 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चर का घात कितना है? 1, यहाँ पे चर का घात कितना है? 2, यहाँ पे चर का घात कितना है? 3। तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि भाई घात होगा तो कौन होगा? तो जो सबसे बड़ा होता है ना बहुपद में, वही घात सेलेक्ट होता है। यानी इसमें सबसे बड़ा घात कौन निकला? x के पावर 3, तो यानी इसका घात कितना आ जाएगा? इसका घात आ जाएगा 3। जो हमें बीजीय व्यंजक दिया गया रहेगा ना, उसमें जो सबसे बड़ा होगा ना, वही घात बन करके आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखना। x के पावर 100 प्लस x के पावर 8 प्लस 3, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? आप बोलेंगे सर 100 है, यानी इसका घात कितना है? इस बहुपद का घात हो गया 100। इस बहुपद का घात कितना हो गया? 100। ठीक है, अगला देखना, जैसे मान लो मैंने दे दिया x के पावर 5 प्लस 7 x के पावर 4 प्लस 3x² माइनस 2x प्लस में 1। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ इसका घात कितना है? तो बताओ तो इसका घात कितना है? सर्वाधिक, जो सर्वाधिक होता है उसी को देखते हैं, जो सबसे बड़ होता है ना उसमें दे, जो बहुपद में सबसे बड़ घात होगा वही
बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे बड़ कौन है? 5, तो इसका घात कितना हो गया? 5। आ रहा समझ में बच्चों? चलो आगे देखते हैं। आगे तुम लोग बताना, अगर मान लो मैंने दे दिया x के पावर 50 प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो बताओ तो इसका घात कितना होगा? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 50, यानी इस बहुपद का घात कितना आ जाएगा? 50। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को घात पहचानना सीखे होंगे, घात कैसे पहचानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आओ, अब ना हम लोग को समझना है बहुपद के प्रकार। तो देखो, बहुपद का प्रकार ना दो आधार पे तय किया जाता है। एक होता है घात के आधार पे। किसके आधार पे? घात के आधार पे। घात के आधार पर, यानी घात के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। दूसरा होता है बाबू पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार पर। ठीक, यानी पद के आधार पर डिसाइड करते हैं कि वो बहुपद का क्या प्रकार होगा। यानी अगर घात के आधार पर देखा जाए ना बाबू, तो घात के आधार पर होता है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। ठीक है बाबू। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। बात को समझना, ये घात के आधार पे बहुपद का प्रकार है। इसके आधार पे? घात के आधार पर बहुपद का प्रकार है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब ये है पद के आधार पर। इसके आधार पर? पद के आधार पर। जैसे एक पदी बहुपद। कौन बाबू? एक पदी बहुपद। ठीक है बाबू। दूसरा है द्विपदी बहुपद। ठीक है बाबू। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि बहुपद का प्रकार दो हिसाब पे किया गया है, दो आधार पर किया गया, यानी बहुपद को दो आधार पर बांटा गया। अगर घात के आधार पर देखा जाए तो बहुपद के प्रकार आता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। पद के आधार पर देखा जाए तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो अब इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना? क्या है ये? सबसे पहले तुमको समझना है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद बाबू? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। बात को समझना, कौन बहुपद बाबू? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो रूप आएगा ना, जो फॉर्मेट होता है ना, वो होता है ए एक्स प्लस में बी, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका रूप है। ठीक, ये इसका क्या है? रूप है। इसका परिभाषा देखना, एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो। बहुपद जिसका घात कितना हो? 1 हो। जिसका घात 1 हो, यानी जिस बहुपद का घात 1 होता है ना, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया ना, तो ये रैखिक बहुपद नहीं बचेगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करते तो 0 हो जाएगा, तो केवल बी बचेगा। ती बन जाएगा अचर बहुपद। कौन बन जाएगा? अचर बहुपद। ठीक है, बात को समझना। यानी इसमें घात कितना होगा? 1 होगा। घात कितना होगा? 1 होगा। ये बात याद रखना। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने दे दिया 3x माइनस 7। बताओ इसका घात कितना है? 1, यानी रैखिक बहुपद। मैंने दे दिया 2x प्लस 5। बताओ इसका घात कितना है? 1। मैंने दे दिया 3/5 x माइनस में 9, तो घात कितना है? 1, यानी कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। तो उम्मीद करता हूं आपको रैखिक बहुपद समझ में आया होगा। ठीक है लाडले? रैखिक बहुपद जिसका घात कितना होता है? 1 होता है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है। दूसरा जो था प्यारे बच्चों, दूसरा था द्विघात बहुपद। कौन बहुपद बाबू? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। एक ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। जिसका घात क्या हो? जिसका घात 2 हो, यानी रैखिक द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? तो नाम से भी आप पहचान सकते हैं, द्वि। क्या लिखा है? द्वि। द्वि यानी 2, यानी इसका घात कितना होगा? 2। जिसका घात 2 होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। रैखिक में घात कितना होगा? 1 होगा। इसका एग्जाम्पल देखो,
जैसे मान दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो ये द्विघात बहुपद है। मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, इसका घात कितना है 2, ये द्विघात बहुपद है। मैंने आपको दे दिया 9x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, ठीक है लाडले, तो इसका घात कितना है 2, ये द्विघात बहुपद है। और जानते हैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद है। कौन है लाडले? द्विघात बहुपद है, जिसका घात कितना होगा 2 होगा। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, वो है त्रिघात बहुपद। कौन बाबू? त्रिघात बहुपद। अगर आप नाम पढ़ रहे होंगे तो नाम से ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। त्रिघात, त्रिघात, त्रि मतलब कितना बाबू 3, त्रि मतलब कितना बाबू 3, यानी घात कितना होगा 3, यानी एक ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो। एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, यानी इसका घात कितना है 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ना 8x प्लस में 5, इसका घात कितना है 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो मैंने घात के आधार पे हम लोग क्या देखे, बहुपद के प्रकार। अब न पद के आधार पे बहुपद का प्रकार पढ़ लेते हैं। इसके बाद पे बाबू पद के आधार पर, तो पद के आधार पर, पद के आधार पर, तो पद के आधार पर पहला कौन था बाबू? एक पदी बहुपद। कौन बाबू? एक पदी बहुपद। यानी एक पदी बहुपद जानते हो क्या होता है? जिसमें केवल कितना पद हो? एक पद हो। यानी एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो। केवल कितने पद हो? एक पद हो। कितने पद हो? एक पद हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, एग्जाम्पल जैसे कि 7x, ठीक बाबू, जैसे कि 7xy। अब आप बोलेंगे एक्स वाई, एक्स इंटू वाई गुणा होगा तो एक ही ना आएगा, तो एक ही ना पद हुआ। अगर आप देखेंगे 7xy z, ये भी क्या है? एक पद ही है, ठीक है ना। जैसे मान लिया आपको दे दिया 3x, 3xy, 3xyz w, इससे कोई मतलब नहीं है, सब गुणा होकर एक ही ना आएगा, यानी ये एक पदी बहुपद है। कौन पदी बहुपद है? एक पदी बहुपद है। ठीक, अब अगला देखना, अगला है बाबू द्विपदी बहुपद। कौन पदी बाबू? द्विपदी बहुपद। तो जानते हो लाडलो, द्विपदी बहुपद क्या है? जिसमें केवल दो पद हो। जिसमें केवल कितना पद हो? जिसमें केवल दो पद हो। कितने पद हो? दो पद हो। एग्जाम्पल के तौर पे x प्लस 3, देखिए x अलग है, 3 अलग है, 3 एक अलग पद है, x एक अलग पद है, एक और एक कितना हो गया? दो पद हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 7xy माइनस में 5, तो 7xy एगो अलग पद है, 5 एक अलग पद है, ये हो गया दो पद। अगर मैंने आपको दे दिया 8xyz और माइनस में 5x, तो ये दो पद है। तो इसमें कुल कितने पद हैं? दो पद है, इसलिए द्विपदी है। ठीक, अगला तीसरा देखिएगा जिसका नाम है त्रिपदी बहुपद। कौन बाबू? त्रिपदी बहुपद। तो जानते हैं बाबू, त्रिपदी बहुपद, जो त्रिपदी बहुपद होता है उसमें पद की संख्या कितना होगी? 3, यानी इसमें पदों की संख्या कितना होगा बाबू? पदों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी बाबू? 3 होंगी। एग्जाम्पल पर देखिए, 7x क्यूब प्लस 8x प्लस में 5। अब देखिए तो इसमें कौ गो पद है? 3 गो पद है। तो जिसमें 3 पद होगा वो त्रिपदी, जिसमें 2 होगा वो द्विपदी, जिसमें 1 पद होगा वो एक पदी। चलिए अब अगला देखते हैं। आ गया अचर बहुपद। तो देखिए, अचर बहुपद का मतलब होता है ना एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक अचर हो, जिसमें केवल अचर हो, जिसमें केवल क्या हो? अचर हो। अचर हो, जैसे कि 3 अचर बहुपद, जैसे कि 5 अचर बहुपद, जैसे कि -8/5 अचर बहुपद, जैसे कि 7 अचर बहुपद। मैंने आपको बताया ना, कोई भी संख्या होता है ना वो बहुपद होता है। और बहुपद में कौन बहुपद होता है? तो अचर बहुपद होता है। और कोई तुमसे पूछ दे कि पहले बताओ
10 बहुपद है कि नहीं है, तो बोलना 10 बहुपद है। अगर पूछे कि कौन सा बहुपद है, तो बोलना अचर बहुपद है। बोलना कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है लाडलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है शून्य बहुपद। कौन बाबू, शून्य बहुपद, यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वो भी शून्य हो। वो भी कौन हो, शून्य हो, जिसमें केवल एक पद हो और वह भी शून्य हो, और वह भी कौन सा हो, शून्य हो। कौन हो, शून्य हो। यानी यहाँ पे जो जीरो है ना, वो कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। जीरो कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद है। और यहाँ पे सबसे खास बात आपको बताना चाहता हूं कि जो शून्य बहुपद है ना, उसका घात परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद का घात क्या है, परिभाषित नहीं है, याद रखिएगा लाडलो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अगला टॉपिक कह रहा है बहुपद का मान। अगला टॉपिक क्या है, बहुपद का मान। हम लोग बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। इस चीज को ना एग्जाम्पल से हम कर लेंगे। जानते हैं आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अपने बोर्ड में, जानते हैं ऑब्जेक्टिव में ना यहां से एक या दो क्वेश्चन डाल रहा है। ऑब्जेक्टिव में यहां से एक या दो क्वेश्चन डाल रहा है। तो देखिए मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पे एक बहुपद है पी एक्स, जो है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12 है, और आपसे कह रहा है p-3 ज्ञात करिए, यानी आपसे पूछ रहा है इसका मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करने के लिए ना, ये जो दिया है ना, ये कुछ और नहीं है, ये x का मान है। और x का मान यहाँ पर कितना रखना है आपको, -3 रखना है। तो जहां जहां x है वहां वहां आप -3 रख दीजिएगा। यहाँ -3 का हो जाएगा स्क्वायर, 7 गुणे यहाँ हो जाएगा -3 प्लस में 12, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस 7 त्रिका 21 प्लस में 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया 21 माइनस 21, ये जीरो आ गया। ये इत्तेफाक है कि इस बहुपद का मान कितना आ गया, जीरो। अगर मैं इसी बहुपद में कहता P1 का मान बताओ, तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम लोग 1 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x है ना, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 7x है ना, तो 7 गुणे 1 प्लस में 12, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा 12, तो 12 7 7 एक काटिए, टोटल 20 हो गया। तो इसका मान कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैंने आपको एक बहुपद दिया है पी एक्स, और मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं कह रहा हूँ P10 का मान बताओ। किसका मान बताओ, P10 का मान बताओ। तो जहां जहां x है वहां वहां 10 रख दो। 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 प्लस में 20, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 नवा 90 प्लस में 20, 100 में से 90 गया तो 10 और प्लस में 20, 20 10 कितना हो गया 30। समझे, अगर मान लो मैं आपको बोलता कि P-2 का मान ज्ञात करो, तो जहां जहां x है वहां वहां -2 रख देना। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो भर देना -2 का स्क्वायर, -9, x का मान कितना है -2 प्लस में 20, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 9 दूनी 18 और ये 20, तो 18 4 कितना हो जाएगा 22 और प्लस में 20 जोड़ेंगे तो आ गया 42। तो समझे लाडले बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। जो बहुपद दिया रहेगा और जिस संख्या पे निकालना होता है उस संख्या को x के बदले में भर देते हैं। अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करना, घन होगा तो घन करना, x होगा तो सिंपल एक करके गुणा भाग करके आप आंसर निकाल लेना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर बाबू। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है बहुपद का शून्यक। इतने लोग आपसे पूछते हैं बाबू शून्यक 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 शून्यक, पहले शून्यक का अर्थ समझो। शून्यक का अर्थ क्या होता है, शून्यक का अर्थ क्या होता है। देखिए शून्यक का अर्थ होता है बाबू, शून्यक वह संख्या होती है, शून्यक वह संख्या होती है, वह संख्या होती है, वह संख्या होती है। ठीक है, वह संख्या होती है जिसको बहुपद में रखने पर, जिसको बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो। ये रियल मतलब है। कोई भी बहुपद का अगर वो शून्यक है तो उसको रखेंगे बहुपद में तो उसका मान क्या आ जाएगा, जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो मैंने तुम्हें एक बहुपद दिया है, ठीक है, क्या पी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, और कह रहा हूं कि बताइए क्या x बराबर -4 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो पहले x का मान -4 पुट करेंगे और -4 रखने पर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे शून्यक है, और नहीं आएगा तो बोलेंगे शून्यक नहीं है। तो चलो इसमें -4 भरो, तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -4 प्लस में 12, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस माइनस -7 चुके 28 प्लस में 12, 16 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा, और ये माइनस में 28 यानी घट के कितना आ गया 0। इसका मतलब ना कि -4 इसका शून्यक है, क्योंकि शून्यक को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है, 0 आता है, जिस पे 0 आता है वही शून्य कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुपद का शून्यक का मतलब समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब बहुपद के शून्यक का तो अर्थ समझ लिए हम लोग, किस बहुपद का कितना शून्यक होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आपको कोई बहुपद दे दिया जाए, आप पूछा जाए कि इसका शून्यक कितना होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे मेरे लाडलो, सोचने वाली बात है। तो देखो, बहुपद के जो शून्यक की संख्या है वो तुम दो आधार पर तय कर सकते हो। एक तो बहुपद का घात देख के तुम बता सकते हो, बहुपद का घात देख के तुम बता सकते हो कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगी, और बहुपद का ग्राफ देख के बता सकते हो कि उसमें शून्य की संख्या कितना होगी। तो पहले घात वाला कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे घात देखकर डिसाइड करेंगे कि उसके शून्य की संख्या कितना होगी। तो देखो, याद रखना, घात बराबर शून्य की संख्या, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है शून्य की संख्या। एकदम दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा आत्मा परमात्मा सब में छाप लेना आपने। देखो, अगर घात, जितना घात होता है उतना ही शून्य की संख्या होगी। यानी कहने का मतलब कि अगर घात 1 है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो शून्य की संख्या 1 होगी। अगर घात 2 है तो शून्य की संख्या कितना होगी, 2। अगर घात 3 है तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 3। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल ये है 7x-14, 7x-14। मैं पूछ रहा, बताओ इसका शून्य की संख्या कितना होगी। तो बताओ इसका घात कितना है, 1। इसका मतलब कि इसकी शून्य की संख्या केवल कब होगी, 1। इसकी शून्य की संख्या कितना होगी, 1। इसकी शून्य की संख्या कितना होगी, 1, क्योंकि इसका घात कितना है, 1। तो इसका शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितना आएगी, 1। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और एग्जाम्पल तुमसे ले रहा हूं, बताना तुम लोग, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 9x प्लस में 20। तो बताओ तो इसका शून्य की संख्या कितना होगी। तो आप बोलेंगे गुरुदेव, गुरुजी इसका घात देखिए ना कितना है, 2 है। तो सर आपने अभी सिखाया कि जितना घात होता है उतना शून्य की संख्या होती है, यानी इसके शून्य की संख्या कितना होगी, तो इसकी शून्य की संख्या होगी 2। कितना होगी, 2। अगला देखो, जैसे मान लो यहाँ पर x³ है, प्लस में 7x स्क्वायर है, प्लस में 8x है और माइनस में 5 है। तो बताओ इसका घात कितना है। तो तुम बोले सर इसका घात 3 है। तो जब घात 3 है तो इसका शून्य की संख्या कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर इसका शून्य की संख्या गुरुदेव 3 होगा, क्योंकि जितना घात होता है उतना ही शून्य की संख्या होता है। तो अब कोई भी बड़ा क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा कि उसका शून्य की संख्या बताओ, तो तुरंत उसका घात देखना कि उसका घात कितना है। जितना घात होगा ना उतना ही शून्य की संख्या होगी। क्या बच्चों, कंसेप्ट क्लियर कि नहीं क्लियर, ऑल क्लियर ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुमने देखा ना, देखा ना, देखा ना शून्य की संख्या घात के आधार पर कैसे डिसाइड होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो मैंने तुमको दिया है px बराबर x के पावर 99 प्लस x के पावर 98 प्लस x के पावर 97 प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो जरा बताओ तो इसकी शून्य की संख्या कितना होगी। तो आप बोलेंगे सर्वाधिक घात कितना है, 99। तो सर इसकी शून्य की संख्या, शून्य की संख्या 99 होगी। कितना होगी, 99 होगी। बिल्कुल होगी बाबू, बिल्कुल होगी। चले, तो शून्य की संख्या घात के आधार पर समझ लिए। अब तुम चल रहे हो ग्राफ के आधार पे। तुम ग्राफ देख के भी, ग्राफ यानी आलेख, क्या बाबू, आलेख, आलेख देख करके भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि उसकी शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आलेख देखना है तो तुम्हें एक बात देखना है,
क्या देखना है? एक बात कि आलेख एक्स अक्ष को, कौन अक्ष को बाबू? एक्स अक्ष को। आलेख एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? कितनी बार काटा है? काटा है। जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा, उतना ही, उतना ही शून्यक की संख्या होगी, उतना ही शून्यक की संख्या होगी, उतना ही शून्यक की संख्या होगी। यानी एक्स अक्ष में जितना बार वो आलेख कट किया है उतना बार काउंट कर लेना और बता देना कि इतना शून्य की संख्या होगी। बात समझे? ठीक। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं है। वाई अक्ष में एक बार काटे, दो बार काटे, तीन बार काटे, चार बार काटे, बोलना वहां पे शून्य की संख्या जीरो है। मुझे मतलब है एक्स अक्ष से, उसने एक्स अक्ष को कितने बार कट किया है, एक्स अक्ष को जितने बार कट किया होगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। आओ लाडले आगे देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, देखना जरा। ठीक, ये है y, ये है x, ये है x डैश, ये है y डैश। मैंने एक ग्राफ ऐसे खींचा है। ठीक, तो इस ग्राफ में देखो तो इसने x अक्ष को कितने बार कट किया है? तो आप बोलेंगे सर हई देखिए ना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। यहां भी कट किया है, लेकिन किसको कट किया है? y अक्ष को, इसलिए इसको गिनेंगे नहीं। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी शून्य की संख्या, शून्य की संख्या काउंट कर लो। एक, दो, तीन, चार, पांच। केवल एक्स अक्ष वाला काउंट करेंगे, केवल एक्स अक्ष वाला काउंट करेंगे, वाई अक्ष वाला नहीं काउंट करेंगे। तो शून्य की संख्या कितना हो गई? पांच। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखना यहां पर, ये देखो तो इसने एक्स अक्ष को कितने बार कट किया है बताओ तो? एक बार यहां कट किया है, एक बार यहां कट किया है, तो कितने बार कट किया है? दो, यानी शून्य की संख्या दो, यानी शून्य की संख्या दो। ठीक, यहां देखो तो कितने बार कट किया है? दो, यानी संख्या कितनी होगी? दो। यहां कितनी बार कट किया? तो आप बोलेंगे सर एक बार, यानी शून्य की संख्या कितनी हो गई? एक। यहां पे कितनी बार कट किए? एक बार, यानी शून्य की संख्या कितना हो गई? एक। आगे देखिएगा। ठीक, ये देखिए तो ये x है, ये y है। जरा गौर करिए तो ये किसको काटा है? x को काटा है कि y को? तो आप देख रहे हैं सर y को काटा है, x को नहीं काटा है। तो ये बताओ यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी? तो आप बताएंगे सर शून्य की संख्या शून्य होगी। क्यों? यहाँ पे जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि उसने x अक्ष को काटा ही नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है। कितने बार काटा है? तीन बार। यानी शून्य की संख्या कितना है बाबू? तीन है। शून्य की संख्या कितना है? शून्य की संख्या तीन है। तो यहाँ पे तुम एक चीज देखे, एक्स अक्ष को ग्राफ या आलेख जितने बार कट करता है उतना ही शून्य की संख्या होती है। तो ग्राफ देख के भी शून्य की संख्या बता सकते हैं, घात देख के भी शून्य की संख्या बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग हैं कक्षा 10 में, क्लास 10th में हम लोग। तो 10th में जो हम लोग को पढ़ना है वो द्विघात और त्रिघात पढ़ना है। ठीक है ना? थोड़ा बहुत चतुर्थ के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम द्विघात के बारे में समझाना चाहते हैं। इसके बारे में समझाना चाहते हैं द्विघात। तो पहला बात, द्विघात पहला बात कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ए का मान जीरो होगा ना तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, ये खत्म हो जाएगा और ये एक घात वाला यानी रैखिक बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बी का मान जीरो हो चलेगा, सी का मान जीरो हो चलेगा, लेकिन ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। पहला बात। दूसरा बात, इसका घात कितना है? तो इसका घात, द्विघात का घात कितना होता है? दो। तीसरा, अभी बताओ इसका जब घात दो है तो शून्य की संख्या कितना होगी? तो आप बोलेंगे सर शून्य की संख्या ना, शून्य की संख्या सर दो होगी। ठीक, ठीक बाबू। और चौथा बात, जब इसका आप आलेख खींचेंगे, क्या खींचेंगे? आलेख। तो आलेख परवलय होता है। आलेख कैसा होता है? परवलय। परवलय आप सोच रहे होंगे किस किस जानवर का नाम है? तो ये देखिए, हमेशा ना कैसे भी बनाएगा, किधर से भी जाएगा, लेकिन हमेशा यू बनाएगा। कैसा बनाएगा? यू। इसी को बोलते हैं परवलय। यानी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनेगा हमेशा यू बनेगा। हाँ, हो सकता है उल्टा भी यू बने, लेकिन बनेगा क्या? यू बनेगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय। तो याद रखिएगा द्विघात का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। परवलय किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
अब तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान देना। ठीक, द्विघात का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ये जो ए होता है ना, अगर वो ए प्लस में है, दो चीज हो सकता है, ए प्लस में हो या ए माइनस में हो। तो देखो ए प्लस मतलब ए का वो ए वाला ना प्लस में हो, बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो। जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, 3x² प्लस 5x प्लस में 2, यहाँ देखना 9x² प्लस 8x प्लस में 5, यहाँ देखना 7x² प्लस 8x प्लस में 2। तो देखो, तो यहाँ पे ए का मान, ये सब ए का मान, ये सब प्लस में है कि नहीं है? है। तो जब ए का मान प्लस में होगा ना, तो जो ग्राफ बनेगा ना वो यू बनता है। आप तो जानते हैं द्विघात का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? यू। लेकिन जब ए जीरो से बड़ा होगा ना तो ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसे खुलेगा। कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा। और जब ए का मान लीजिए ऐसा दे दिए आपको, पी एक्स बराबर -7x² प्लस में 5x प्लस में 2, या मान लीजिए मैंने आपको दे दिया पी एक्स बराबर -8x² -7x माइनस में 3। तो आप देखिए तो यहाँ पर ए का मान दोनों में क्या है? माइनस है। माइनस मतलब जीरो से छोटा है, तो इस केस में यू बनेगा। लेकिन इस केस में जब ए का मान माइनस में होता है ना, तो उल्टा यू बनता है, नीचे की ओर जाएगा। अब समझ आया? ऊपर की ओर कब जाएगा? जब ए का मान जीरो से बड़ा होगा तब जाएगा। और ए का मान जब जीरो से छोटा होगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। कब यू ऊपर बनेगा, कब नीचे बनेगा? क्लियर हुआ? अब आगे देखो, अब देखना आगे। अब ठीक, अब एक चीज बताता हूं तुम लोग को, डी, जो द्विघात समीकरण तुम लोग पढ़ा होगा, डी यानी विवेचक यानी विविक्तकर, यानी डी का मान होता है b² -4 4ac। देखो, डी का मान अगर जीरो से बड़ा हो तो क्या होगा, यानी प्लस में हो तो क्या होगा? यानी जब आप इसको बनाएंगे और मान लीजिए डी का मान 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, प्लस वाला हो गया, फिर हो सकता है कि डी का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए। फिर हो सकता है कि डी का मान माइनस में आ जाए, जीरो से छोड़ा। यानी देखो, डी का मान आ जाएगा -10 -15। तो याद रखना, जब डी का मान, इसका मान बाबू एक्स वाई, जब डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो याद रखना, ठीक है, हमेशा एक्स अक्ष को दो जगह काटेगा, या ऊपर से काटेगा या नीचे से। ऊपर से कब? ये वाला होगा जब जीरो से बड़ा होगा तब। और ये काटा हुआ एक्स में क जगह काट दिया? दो जगह। और ये काट रहा है ना, इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डी का मान जीरो से क्या है? बड़ा है। ये नीचे गया ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ए का मान क्या है? जीरो से छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो काट रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि डी का मान क्या है? जीरो से बड़ा है। दूसरा देखना, अगर डी का मान जीरो आ जाए तो जानते हो क्या होगा? डी का मान जीरो आएगा ना, चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, केवल टच करके जाएगा, ऐसे चला जाएगा, काटेगा नहीं। काटेगा नहीं। ये देखो, अगर ए का मान जीरो से बड़ा है और डी का मान जीरो है तो ऐसे आएगा, और नहीं तो ऐसे भी आ सकता है। ये दिखा रहा है कि ए का मान जीरो से छोटा है लेकिन डी का मान क्या है? जीरो है। आ रहा समझ में? और तीसरा केस देखो, डी का मान जीरो से छोटा है, तो जानते हो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा, ये एक्स अक्ष को कटवे नहीं करेगा, ऊपरे से चल जाएगा, ऐसे कुछ चल जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि ए का मान जीरो से बड़ा है और डी का मान जीरो से छोटा है। जब डी का मान जीरो से छोटा होगा ना, तो वो कटवे नहीं करेगा, कटवे नहीं करेगा, और ये नीचे से आ जाएगा। यानी यहाँ पे ए का मान जीरो से छोटा है और डी का भी मान जीरो से छोटा है। जब डी का मान जीरो छोटा, एक्स अक्ष को काटता। ठीक है मेरे प्यारे लड़लो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, अल्फा बीटा शून्यकों का योग पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल पढ़ेंगे। वहां से और ही इंटरेस्टिंग लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में।